हेलो निकिता, हाय तनीषा, हाय रशिका, क्या हाल है दिशा। हेलो आयुष, क्या बात है। महिला शक्ति बिल्कुल टाइम पे आई हुई है। लड़के लोग सब सो रहे हैं लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। कर दिया। हाय गुनगुन, हेलो दृष्टि, हाय वंशिका, हाय नवजोत, हेलो हरनीत, हाय आयुष, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। सर 8 जून की क्लास की वीडियो अपलोडेड नहीं है, व्हेन विल इट बी अपलोडेड। बेटा हम रोज़ मैसेज कर रहे हैं, रोज़ मेल कर रहे हैं एप्लीकेशन में आईटी टीम को। जिस जगह पे स्टोर होती है क्लास, देखो क्या है कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसका नाम है क्लास प्लस। तो क्लास प्लस कंपनी है जो हमारी एप्लीकेशन को मैनेज करती है। अब ये जहाँ पे जाके स्टोर होता है आपकी रिकॉर्डेड क्लास, जो हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, वो जाके एक पर्टिकुलर सिस्टम पे स्टोर होता है। वो जहाँ पे भी स्टोर होता है वहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। क्लास लैग कर रही है क्या? लैग कर रहा है कि सही चल रहा है? सही चल रहा है, सही है। गुड मॉर्निंग बार टेंडर जी, क्या हाल चाल। हाँ, तो जहाँ पे जाके स्टोर होती है वहाँ पे जाके अभी तक स्टोर नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से कंपनी वालों को मैं 2-3 दिन से, जब से आप लोग बोल रहे हैं तब से मैं उनको मैसेज पे मैसेज, मेल पे मेल कर रहा हूँ, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। उनका यही कहना है कि सर करवा रहे हैं जल्दी। तो वो जल्दी कितनी जल्दी होगा ये पता नहीं थोड़ा सा। सर स्क्रैच से पाइथन पढ़ने का कोई सोर्स बता दीजिए प्लीज़, स्टार्टिंग से जावा ही पढ़ी है। पाइथन का चलो ढूंढते हैं, पाइथन का सोर्स फिर बताते हैं। गुड मॉर्निंग यानवी, हाय हर्ष। ओके, आज वीडियो क्वालिटी बढ़िया नहीं है। वीडियो क्वालिटी बढ़िया नहीं है। वीडियो क्वालिटी बढ़िया इसलिए नहीं लग रही होगी, पीछे का बेकार बेकार दिखाई दे रहा होगा। पीछे का कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं है। पीछे का अगर हटाया जाए तो वीडियो क्वालिटी शायद बढ़िया होगी। अभी देखो, ज़्यादा चमक रहा है क्या? सर आज आप क्या पढ़ाओगे? बेटा आज आगे पढ़ाएंगे, डेरिवेटिव आपने पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेकार ही लग रही है मुझे भी। देखते हैं। पुअर हो गई। चलो एक मिनट, मैं इसकी क्वालिटी कुछ बेटर करने की कोशिश करता हूँ। वाइट पे ब्लैक वाला खोलता हूँ, उससे शायद कुछ बेटर हो जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, क्वालिटी कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं। अबे हाँ जी भाई, ये कुछ बेटर है।
कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी सब लिख दूंगा, सब समझा दूंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। अच्छा ये बताओ, बेटर है? चलो भाई, संडे के मॉक में पीसीएम का सिलेबस, संडे के मॉक में पीसीएम का सिलेबस वही है जो अभी तक आपने पढ़ रखा है। सो यहाँ पे मैथ्स में आपने मैट्रिसेस पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया। तो ये 3 चैप्टर से आएगा। लाइकवाइज केमिस्ट्री में जो अभी तक पढ़ लिया है और फिजिक्स में अभी तक जो पढ़ लिया है, शायद कैपेसिटेंस और वो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया आप लोगों ने, करंट इलेक्ट्रिसिटी शायद चल रहा था, जो भी वॉट एवर, वहाँ तक आएगा। केमिस्ट्री में जहाँ तक आपने पढ़ लिया है सॉलिड या जो भी आपने पढ़ा है वो आएगा आपका सॉल्यूशन एल्यूशन केमिस्ट्री में। सो पीसीएम में वही सिलेबस आएगा जो सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कोर्स नहीं लिया है वंशिका शुक्ला, तो बेटा ले लो, किस बात की देरी है, जल्दी लो, जल्दी ले लो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी नंबर लाने हैं, सब में नंबर लाने हैं, तब जाके सीट मिलेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स नहीं लिया है इसलिए बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बता दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जो कोर्स है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे अपन कि क्या क्या कोर्स आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें शेयर कर लेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का अगर देखा जाए, अच्छा ये बताओ पहले, जो लास्ट चैप्टर किया आपने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके क्वेश्चंस कैसे लगे? इजी लगे, मुश्किल लगे, कैसा लगा, क्या रहा, कैसा एक्सपीरियंस था CND का? मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट का तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, ये मुझे पता चला कि मुश्किल थे क्वेश्चंस, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ठीक ठाक, वेरी हार्ड, इजी, एवरेज, मॉडरेट, मॉडरेट, नॉर्मल, इजी कह रहे हैं दीपांशु, कह रहा है इजी, खुशी हार्ड, आशु हार्ड, सर दिमाग चकरा गया, समृद्धि। CND तो अच्छा ही था मैट्रिसेस से, ओके। नोट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बेटा नोट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी विल बी अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन टुडे इटसेल्फ। कंटेंट सेक्शन में एक और जैसे होमवर्क का एक फोल्डर बना है, वैसे एक नोट्स का फोल्डर बना दूंगा, उसमें रिलेशन फंक्शन के नोट्स, CND के नोट्स और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के नोट्स, सारे नोट्स उसमें डाल देंगे। मैट्रिसेस में क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ठीक है, वो करा देंगे भाई क्रैमर्स रूल वाले क्वेश्चंस। हाँ, एक वीडियो बना देंगे क्रैमर्स रूल से रिलेटेड, बेसिक क्रैमर रूल्स के क्या क्या चीज़ें हैं उसके पहले एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के आपकी एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे। सर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 2 का क्या होगा? बेटा वो आएगी क्लास, देखो कब तक आती है, वो लगे हुए हैं लोग। सर मेरा बर्थडे था तो नहीं पढ़ पाए थे क्लासेस। तनीषा कपूर, वेरी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो क्या क्या किया भाई, कहाँ पार्टी करने गए? हम लोग कब पार्टी कर रहे हैं? बारटेंडर, सर होमवर्क वीडियो ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का होमवर्क वीडियो हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा। हमने लिया है PCM का कोर्स, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। क्या बात है दीपांशु मिश्रा, तुम ही हो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, बाकी सब पानी कम है। बहुत पढ़ाते हैं सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। हाँ फिजिक्स वाले सर बढ़िया पढ़ाते हैं, यस डेफिनेटली। फिजिक्स वाले सर भाई मेरे साथ से तब से पढ़ा रहे हैं, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से पढ़ा रहे थे, फिर बीच में कहीं और भी चले गए थे, अपना उन्होंने कुछ स्टार्ट किया था, पर अभी CUET के लिए फिर से वापस आए हैं, मोस्ट प्रोबेबली अभी 11th-12th में भी रहेंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगे मुझे। बेटा देखो, अगर आप क्लास 12 से कंपेयर कर रहे हो तो 12th के कंपैरिजन में ये डिफ़िकल्ट होगा ही। 12th हलवा बना दी थी मैंने, उतनी हलवा है नहीं। 12th में मैंने आपको बहुत सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई थी, और वो सेलेक्टेड चीज़ें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई थी। तो अगर आप सारी चीज़ें पढ़ते, अगर आप NCERT अगर लगाने बैठ जाओ ना, या NCERT के पीछे जो वो मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज होती है, फाड़ू क्वेश्चंस होते हैं, उसमें वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे आप लगा रहे हैं अभी। मैंने वो क्वेश्चंस लगाए नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि ISC का लेवल कहाँ तक आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मैक्सिमम कौन सा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो वो सारे शीट्स में कवर कर लिए थे। इसलिए आपको वहाँ पे वो चीज़ें इजी लग रही थी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें टफ लग रही होंगी डेफिनेटली, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल जो है वो ऊंचा है। पढ़ाते हैं हमको ABCD, और एग्ज़ाम में पूछते हैं कि जेट इंजन का जो जेट का जो इंजन होता है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत भरी हैं,
पर आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, और सही समय पे आप लोग आ गए हैं तो आपकी बहुत सारी तैयारी हो गई होगी अभी तक, और धीरे धीरे हो जाएगी। वो लोग जो अभी सीयूईटी का फॉर्म भर के सो रहे हैं कि अबे एक महीने में तो कोई तैयारी नहीं होती, तुम फर्जी एक महीने में तैयारी कर रहे हो, एक महीने में कोई तैयारी नहीं होगी, हम बिना पढ़े जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे नेगेटिव में नंबर लेके आएंगे, 200 में से -200 ऐसे नंबर आएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने सही समय पे स्टार्ट कर दिया है, सही समय पे आपका शुरू हो गया है सारी तैयारी। बस सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान देना, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, हम लोग जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद की सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन के आंसर नहीं फोड़ पाओगे। तो आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। बात जैसे फिजिक्स की क्लास नहीं है, राइट, तो 9:30 से फिजिक्स की क्लास नहीं है, तो अपन आज की क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही अगर आपकी मैथ्स की क्लास 9:30 बजे खत्म हो जा रही है तो बैठ जाओ, फिजिक्स की क्लास नहीं है कोई बात नहीं, आप बैठो और अपने मैथ्स के क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। सो पूरे दिन में आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट, क्योंकि ईच एंड एवरी मिनट एंड ईच एंड एवरी सेकंड इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। क्योंकि अब आने वाले समय में अगर आपको एक बार कॉलेज मिल गया तो भाई फिर तो मजेदारी है, फिर तो मतलब कॉलेज में जाना है, फेस्ट करने हैं, ये वाला कल्चरल इवेंट करना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, बेबी से मिलना है, बेबे से मिलना है, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, अच्छा ग्रुप बनेगा, मज़ेदार लाइफ होगी। और उसके बाद जब प्लेसमेंट होगी तो और मज़ा आएगा, यू विल बी प्राउड, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड। लेकिन अभी का टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया इधर 2-4 महीने, मतलब 1 महीना बेसिकली 40 दिन, तो भाई फिर उसके बाद अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर वहाँ पे फिर स्ट्रगल शुरू हो जाएगी कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, फिर घर वाले परेशान कर रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, तुम बहुत बड़े तुर्रम खान समझते थे पर देखो क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, वहाँ पे फिर से वही रटंत विद्या चल रही है, रट रहे हैं, एग्ज़ाम में लिख के चले आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग को शायद अभी नहीं पता, लेकिन एक्सपीरियंस्ड होने के उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मेहनत कर डालो, अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर डालो, मुश्किल लग रहा होगा, मुश्किल सबके लिए है, पर मुश्किल को ही अगर आप उस पर काम करते चले गए तो वो धीरे धीरे इजी हो जाएगा आपके लिए। सर आज शुभम सर भी 9:30 से ही पढ़ाएंगे, अच्छा ओके। पैग बनाना है बारटेंडर, अच्छा बारटेंडर को पैग बनाना है, बताओ अभी से शुरू हो गए भाई, तो होटल मैनेजमेंट क्यों नहीं करता? सर आपका मस्त टाइम चल रहा है, अब तो आप दूसरों को आप ऐप में भी पढ़ाना शुरू कर दिया, दूसरों के ऐप में पढ़ाना शुरू कर दिया दीपांशु, अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। भाई पढ़ाने में मस्त टाइम कुछ नहीं होता, सब मस्ती मस्त है, बस पढ़ाना अच्छा लगता है तो इसलिए पढ़ा रहे हैं यार। सर अगर CND मुश्किल लगे तो वन शॉट वीडियो देख लें, बिल्कुल देख लो भाई बिल्कुल, वो तो पढ़े ही हैं यूट्यूब पे। सर ऐसा ही मोटिवेट देते रहिएगा, मज़ा आ जाता है, कभी कभी लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे सब कुछ कर लोगे यार तुम लोग सब कुछ कर लोगे। देखो बस माइंड सेट है, अगर दिमाग में आपने बना लिया, जैसे सुबह उठना बहुत बुरा लगता है, मुझे तो सुबह उठना बहुत बुरा लगता है, मेरी जब क्लास नहीं होती मैं सुबह 10 बजे सो के उठता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। जब स्कूल जाता था मैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था सुबह उठना, माइंड सेट का समझिएगा। जिस दिन क्लास होती है, आज मेरी क्लास थी, आज मैं नहा धो के तैयार होके बिल्कुल क्लास लेने के लिए खड़ा हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ गया था, फिर उसके बाद घूम रहा था, टहल रहा था, सोच रहा था कि आज ये पढ़ाना है, आज ये करना है, जैसे करना है, अभी नहा लूंगा, अभी ये है। सेम ऋतिक सर भी यही बता रहे हैं कि जब इनका क्लास नहीं होता है तो ये सोते रहते बढ़िया पढ़े, लेकिन जिस दिन क्लास होता है, क्योंकि इनको अच्छा लगता है वो चीज़, माइंडसेट होता है कि भाई नहीं आज जाना है, पढ़ाना है, बच्चों को ऐसा समझाना है कि बिल्कुल मज़ा आ जाए, तो वो माइंडसेट आपका कभी भी चेंज कर सकते हो आप किसी भी हिसाब से। बहुत सारे कहते हैं सर हम सुबह उठ ही नहीं पाते, एक लड़का आता है मेरे पास जो मेरा मैनेजर है, कहता है सर मैं उठ ही नहीं पाता सुबह, मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटा तुम्हारा बुद्धि चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो, सुबह उठ पाओगे, माइंडसेट ही नहीं चेंज करोगे तो नहीं उठ पाओगे। सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू बी पॉजिटिव, तभी हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। सही है भाई। सर इंग्लिश का डे 5 का वीडियो, रोहन प्रसाद, रोहन प्रसाद तुम बहुत परेशान आदमी हो भाई, तुम कहीं घूम के क्यों नहीं आते हो? कहीं घूम आओ, ऐश करो, लग रहा है तुम हॉस्टल लाइफ से जब से घर की लाइफ में आए हो तुम बहुत परेशान हो गए हो, हर चीज़ में परेशान रहते हो। इंग्लिश का डे 5 का वीडियो भाई, वो भी वही दिक्कत है, IT टीम उस पर काम कर रही है, जैसे ही आएगा डाल देंगे भाई। इतना प्रैक्टिस करवा दीजिए कि कुछ छूटे नहीं, बिल्कुल भाई यही कोशिश है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करा दें, इतना बम मार दें, धुआं धुआं कर दें, बिल्कुल सही है भाई। चलिए भाई शुरू करते हैं। दीपांशु क्या कह रहे हैं, निकाल दो जॉब से भाई, जॉब से निकाल देंगे भाई, वो PPT बनाता है, ये सब वही बनाता है भाई, तुम लोग को क्वेश्चंस वही भेजता है भाई, जॉब से निकाल देंगे, सब हमको करना पड़ेगा, पागल हो जाएंगे, ऐसी गंदी बातें ना करो सुबह सुबह। सर सुबह उठना
तो अच्छा लगता है, एक कप कॉफ़ी और गाने। हाँ तो सही है, थोड़ी देर निकालो भाई सुबह सुबह। सर क्या सीयूईटी दिसंबर में भी होगा? बेटा अभी तो ऐसा कोई नहीं आया है नोटिफिकेशन, पर सुनने में आया है कि सीयूईटी साल में 2 बार होगा। जैसे जेई का पेपर होता है, जैसे नीट का पेपर होता है, वैसे ही एनटीएस को 2 बार कराएगा। अगर ऐसा होगा, देखो लेकिन वही वाली बात है ना कि 2 बार कराने से कॉलेजेस की सीट्स या तो कॉलेजेस के सेमेस्टर भी उस हिसाब से चलेंगे, फिर जैसे जेई में उस हिसाब से चलते हैं, नीट में उस हिसाब से चलते हैं एमबीबीएस के कॉलेज, या तो फिर सारे कॉलेज भी उस हिसाब से चलेंगे। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी बस 1 महीने में पढ़ के आपको पेपर देना है और अपनी सीट रिजर्व करनी है, दैट्स इट। चलिए सो स्टार्ट करते हैं भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपने बेसिक चीजें पढ़ी कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, एलएचएल क्या होता है, आरएचएल क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है। उसके बाद आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन के बारे में कि एल एच डी आर एच डी क्या होता है। उसके बाद आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन के बाद आपने पढ़ा बेसिक डिफरेंशिएशन, जिसमें आपने चेन रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, क्वेश्चन रूल पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी। अभी हम लोग इसके बाद सीएनडी के बाद बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है अलग अलग चीज़ में। आपने ये एओडी का जो चैप्टर है ये ऑलरेडी पढ़ रखा है सेमेस्टर 1 में, पर शायद सेमेस्टर 1 दिए बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे, तो जल्दी से रिकैप्सुलेट करा देते हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी सारा चीज़ें याद आ जाए आपको। चलिए तो सबसे पहली चीज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये वाला जो टॉपिक था, ये टॉपिक हट गया था हमारे बोर्ड में सिलेबस में। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हट गया था हमारे बोर्ड में, लेकिन ये कुछ बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। ये चीज़ क्या है समझते हैं। सो फिजिक्स वाले बच्चे जल्दी समझ जाएंगे और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज डिमांड सप्लाई में भी लगता है, रेट ऑफ चेंज आपका फिजिक्स में भी लगता है। सो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। सो लेट्स से एक क्वांटिटी है एक्स, ठीक है। ये क्वांटिटी की जो लेट्स से ये जो क्वांटिटी है एक्स, ये बढ़ रही है या घट रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग कहते हैं dx by dt। चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज, इज एक्सप्रेस्ड एज dx by dt। सो dx by dt अगर दिया इसका मतलब है चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है कि x कोई क्वांटिटी है जो बढ़ रही है या घट रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे लेट से आपके पास एक ब्रेड रखी है और उस ब्रेड में आपने खुले में छोड़ दिया, उस पर बैक्टीरिया ग्रो हो रही है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है इस ब्रेड के ऊपर वो बढ़ती जाएगी। तो विद इंक्रीज इन टाइम अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन जो बैक्टीरिया है वो मरती जा रही है या वो कम होता जा रहा है। या जैसे अभी हम लोग कोविड के सिचुएशन ले, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे कोविड की वेव, कोविड के जो नए सिम्टम्स थे या कोविड के जो पेशेंट्स थे वो कम होते गए, तो वो कैसा हो गया, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आप लोगों ने कोविड की वेव के बहुत सारे ग्राफ्स देखे होंगे, देखा होगा ना कि न्यूज़ में हमको वेव्स दिखा रहे थे कि भाई देखो सेकंड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने वाली है, अब आजकल फोर्थ वेव की बात कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ वेव्स दिखा रहे थे, ऐसे करके कुछ वेव्स दिखा रहे थे। तो ये वेव्स कैसे दिखाते हैं, सो ये वही चीज़ है बेसिकली, नंबर ऑफ पेशेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे ले लिया नंबर ऑफ पेशेंट्स और टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे और नंबर ऑफ पेशेंट्स ले लिया वाई एक्सिस पे। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कम हो रहे हैं, फिर यहाँ पे फिर से कम हो गए। तो ये जो रेट ऑफ चेंज होता है इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, ठीक है। सर मैंने स्किप कर दिया था सेमेस्टर 1 में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर एक बार आप और ऋतिक सर साथ में एंट्री लेना, डबल एनर्जी आ जाएगी, क्या बात है वंशिका शुक्ला। भाई जो लिखा है अगर नहीं दिखाई दे रहा डोंट वरी, मैं सब कुछ लिख लिख के बता रहा हूँ। तो जो लिखा है अगर दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब बता रहा हूँ अभी आपको यहाँ पे। सो रेट ऑफ चेंज के बारे में मैंने आपको बताया कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है, उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल एक कप है,
उस कप में पानी भर रहा है, ठीक है, तो कप पानी जो भर रहा है उसमें क्या है, पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके उसमें पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सो इसको हम लोग लिखेंगे dv बाई dt, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज। सो रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, सरफेस एरिया का हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है रेट ऑफ चेंज की अगर हम लोग बात करते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, शायद कुछ बच्चों को याद हो, जो बच्चे छोड़ के गए थे उनको नहीं याद होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जब x की वैल्यू बढ़ने पे y की भी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। जब x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू घटती जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग कैसे चेक करते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग चेक करते हैं कि अगर x1 ग्रेटर है x2 से एंड fx1 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन fx2, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं यहाँ से, ग्राफ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज x2 एंड दिस पॉइंट इज x1, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे लिखा है दैट x1 इज ग्रेटर दैन x2। x1 एक x की जो वैल्यू है, x1 वो बड़ी है और x2 की वैल्यू छोटी। जाहिर सी बात है जब हम ग्राफ में राइट हैंड साइड बढ़ते हैं तो हमको वैल्यूज बढ़ती जाती हैं और लेफ्ट हैंड साइड जैसे जैसे बढ़ते हैं वैल्यूज कम होती जाती है, छोटी होती जाती है। सो x2 इज लेस देन x1, या ये बोले x1 इज ग्रेटर देन x2। अब x2 पे जो हमको y की वैल्यू मिल रही है उसको हमने बोला fx2। सिमिलरली x1 पे जो हमको y की वैल्यू मिल रही है उसको हमने बोला fx1। अब देखिए x1 बड़ा है x2 से एंड x1 पे जो हमको y की वैल्यू मिल रही है दैट इज fx1। ये fx1 बेसिकली क्या है? ये fx1 बेसिकली y का कोऑर्डिनेट है जब x का कोऑर्डिनेट x1 है। तो जब x का कोऑर्डिनेट x1 है तो y का कोऑर्डिनेट लेट से आ रहा है y1। जब x का कोऑर्डिनेट x2 है तो y का कोऑर्डिनेट आ रहा है लेट से y2। अब यहाँ पे आपको पता है जैसे जैसे हम y एक्सिस में ऊपर जाते हैं y की वैल्यूज बढ़ती जाती हैं और नीचे y की वैल्यूज कम होती जाती हैं। सो यहां से हम लोग ग्राफ से कह सकते हैं दैट y1 इज ग्रेटर देन y2 और वी कैन से fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो जब ये कंडीशन होती है, इसको लिख लीजिएगा, जब ये कंडीशन होती है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। कौन सी कंडीशन? x1 अगर x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा होने पे हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? यस, ये चीज क्लियर है? इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में ये चीज़ समझ में आई? ग्राफ से समझ में आया? मैंने ग्राफ से समझाया है, फंक्शन को नीचे मैथमेटिकल फॉर्म को नीचे लिख दिया है, ठीक है। ये ग्राफ बना लीजिएगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर बात करें सो डिक्रीजिंग फंक्शन में भी यही इस तरीके से कुछ चलता है। सो लेट्स से ये हमारा पॉइंट है x1 और ये हमारा पॉइंट है x2। फिर से यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि x1 ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, रुक जाओ इसको उल्टा ही कर लेते हैं। ये है x2 और ये है x1। हमने यहाँ पे लिखा है कि x1 ग्रेटर है x2 से। अब देखिए x1 ग्रेटर है x2 से, लेकिन अगर यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग में इसकी y की वैल्यू निकालें दैट इज fx2 एंड इसके करस्पॉन्डिंग में इसकी y की वैल्यू निकालेंगे दिस इज fx1। अब यहाँ पे देख के क्या पता चल रहा है? fx2 ऊपर है, fx1 नीचे है, यानी ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। सो यहाँ से हुआ क्या कि यहाँ से fx1 इज लेस दैन fx2। सो जब ये कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन? दैट अगर x1 ग्रेटर है x2 से लेकिन fx1 लेस है fx2 से, देन इन दैट केस जो हमारा फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। वो उसका जो चेंज ऑफ रेट है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, वो कम होता जा रहा होगा समय के साथ साथ। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? ये चीज़ दोनों क्लियर है? इनका ग्राफ बना लीजिए, इनका नीचे मैथमेटिकल फॉर्मेट लिख लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। यस, सही है, इसको लिख डालिए जल्दी से, ठीक। लिख लीजिए इसको। उसके बाद एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन। सो मोनोटॉनिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया? मोनोटॉनिक फंक्शन का मतलब हो गया बेसिकली एक ऐसा फंक्शन या तो वो इंक्रीज कर रहा होगा या तो वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस आर नोन एज मोनोटॉनिक फंक्शंस
ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज भी कर रहे हैं, मतलब जो वो रोलर कोस्टर राइड वाले जो होते हैं ना, ऐसे वाले, ये वाले बढ़ भी रहे हैं घट भी रहे हैं, इनको मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहते। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे कोर्स में जो फंक्शंस है बेसिकली वो मोनोटोनिक फंक्शंस ही हैं, या तो जो बढ़ते जा रहे हैं या तो जो घटते जा रहे हैं। लेकिन ये 12th के हिसाब से बता रहा था, अगर यहाँ कंपटीशन के हिसाब से बात करेंगे तो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो मोनोटोनिक फंक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि वो बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, और वो एक साइनोसॉइडल वेव हो गई, को जो कॉस का आपका वेव होता है, टैन का फंक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल फंक्शंस की बात की जाए तो वो मोनोटोनिक ही होंगे, या तो बढ़ रहे होंगे या तो घट रहे होंगे, इसी तरीके के फंक्शंस होंगे। तो एक तरीका होता है, तो ये मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में लिख लेना। अगर आपको पूछा जाता है कि क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है, तो आपको चेक करना होगा कि क्या फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो हाँ भाई मोनोटोनिक फंक्शन है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो हाँ भाई मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर इंक्रीज और डिक्रीज, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, अगर वैसा कुछ सिचुएशन आ रही है, वेव की सिचुएशन आ रही है, देन इन दैट केस वो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपके क्लास 12th में नहीं थी, इसको मैंने अभी आपको बताया। सेकंड केस में उल्टा लिख दिया, सेकंड केस में उल्टा नहीं लिख दिया, ये उल्टा ही है भाई, ये उल्टा ही है, उल्टा लिख नहीं दिया, ये उल्टा है, ये सही है। देखो ना ग्राफ से समझो, x1 क्या है, x1 राइट हैंड साइड पे आ रहा है, x2 लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो x1 बड़ा होगा x2 से, ये चीज़ मैंने लिख दी, बहुत अच्छी बात है। अब x2 की वैल्यू अगर हम देखें, y की वैल्यू एट x2, तो y की वैल्यू एट x2 क्या आएगी, लेट्स से y2, एंड y की वैल्यू एट x1 लेट्स से y1। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि fx2 ऊपर लाई कर रहा है भाई, y एक्सिस जो होती है वैसी तो होती है 1 2 3 4, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वैसे fx2 ऊपर लाई कर रहा है, तो fx2 की वैल्यू जो है, y2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू fx1। सो fx2 इज ग्रेटर देन fx1। यहाँ पे क्या आ रहा है, fx2 बड़ा है fx1 से, तो अब चाहे इसको fx2 ग्रेटर देन fx1 बोलो या fx1 लेस देन fx2 बोलो, बात एक ही है, ठीक है, उल्टा नहीं है, सही लिखा है। मोनोटॉनिक नहीं होगा तो बेटा वो फिर साइनोसॉइडल फंक्शन बन जाएगा, अगर सॉरी साइनोसॉइडल कह रहे हैं, वेव फंक्शन बन जाएगा, वो वेव के फॉर्म में हो जाएगा। अगर मोनोटॉनिक नहीं होगा तो बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, वेव के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं ये देखिए, तो ये तो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया, मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्योमेट्री से समझाया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे बताते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको एक फंक्शन दिया है fx और आपको चेक करना है क्या ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, f डैश एक्स निकालो। अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और अगर f डैश एक्स लेस देन 0 है तो जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये भी रूल आपने क्लास 12 में पढ़ा था कि अगर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया f डैश एक्स को और वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और लेस देन 0 आ रहा है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब f डैश एक्स का मतलब क्या होता था बेसिकली, याद है किसी को, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता था। अगर हमको एक फंक्शन दिया है तो उसका dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है। अगर हमको एक फंक्शन दिया है, लेट्स से दिस, इस पॉइंट पे अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, dy बाई डी एक्स निकालें, तो मतलब इस पॉइंट पे हम इसका क्या निकाल रहे हैं, टैंजेंट निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पे हम dy बाई डी एक्स क्या देता है हमको, इस फंक्शन का टैंजेंट देता है। अगर इस फंक्शन का टैंजेंट dy बाई डी एक्स जो होता है टैन थीटा, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, टैंजेंट जो है वो पॉजिटिव दे रही है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो ये फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। वेयर एज अगर यही फंक्शन पे हम इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे जो हमारी टैंजेंट आएगी, तो ये जो एंगल आएगा थीटा, टैंजेंट क्या होता था, टैन थीटा होता था, स्लोप टैन थीटा वही होता था हमारा dy बाई डी एक्स के बराबर। अगर ये dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, या फिर ये टैन थीटा नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है। दैट मीन्स डाउन द हिल वाला सिस्टम है। डाउन द हिल वाला सिस्टम है का मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग के केस में f डैश एक्स इज लेस देन 0, इंक्रीजिंग के केस में f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। सही है, स्लोप, हाँ स्लोप, ठीक है, सही। इसके आगे बढ़ते हैं भाई, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स याद है आपको,
टैंजेंट्स एंड नॉर्मल, इसके क्वेश्चंस आते थे, ये वाला बहुत सारी चीज़ें कराई थी। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स याद है? सो टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में बेसिक चीज़ें जो हमको याद होनी चाहिए सबसे पहले वो तो है स्लोप के बारे में, कि स्लोप क्या होता है। स्लोप जो होता है एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, उस एंगल का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर टैन की वैल्यू निकाली जाए। सो लेट्स से ये एक लाइन है एल, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रही है उसको हमने बोला थीटा। इस थीटा का अगर टैन थीटा ले लिया जाए तो वो हमको क्या देगा, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय टैन थीटा, ऑल्सो गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ये भी हमको क्या देता है, स्लोप ही देता है। किसका? टैंजेंट का, लाइन का। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइन के, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, ये दोनों लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो इनके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होता है, बताइए, ये तो पता होगा। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होता है। लेट्स से L1 लाइन का स्लोप है M1, L2 लाइन का स्लोप है M2, बताइए इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। इक्वल होगा, वेरी गुड, इक्वल होगा। सो M1 इज इक्वल्स टू M2 इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनका स्लोप इक्वल होगा। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में क्या होता है भाई, उस केस में रिलेशनशिप क्या होता है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं, M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1, वेरी गुड। सो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1। ये चीज़ें बेसिक हैं, ये चीज़ें अभी भी यहाँ पे काम आने वाली हैं। ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point, let's say x1 comma y1 with slope m। बताओ भाई, लाइन की इक्वेशन बनाओ जो x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और जिसका स्लोप m के बराबर है। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नेगेटिव इनवर्स, नेगेटिव इनवर्स क्या कह रहे हो भाई हर्ष? x1 माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, x माइनस y, अलग ही लिखा दी भाई तुमने तो। एम एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है। सो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 एंड जिसका स्लोप m के बराबर है। उस लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में अगर हमको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी होती है तो कुछ इस तरीके से आता है। अच्छा, नॉर्मल का मतलब पता है किसी को? नॉर्मल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब पता है सबको? यस और नो? जिसमें छोड़ा था उसको नहीं पता होगा, बाकी सबको पता होगा। 90 डिग्रीज, वेरी गुड, परपेंडिकुलर, राइट। सो नॉर्मल का मतलब होता है एक लाइन जो दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन निकालना होगा टैंजेंट का। ठीक है, इक्वेशन निकालना होगा टैंजेंट का या फिर स्लोप निकालना होगा टैंजेंट का, दोनों में से एक से काम चल जाएगा। सबसे पहले टैंजेंट का स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने के बाद आपको नॉर्मल का स्लोप पता चल जाएगा। नॉर्मल का स्लोप कैसे पता चल जाएगा? अब आपको पता है कि टैंजेंट का स्लोप अगर आपको पता चल गया है तो नॉर्मल का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट जो होगा स्लोप का, वो -1 के बराबर होगा। सो लेट्स से अगर आपको टैंजेंट का स्लोप पता चल गया है वो m1 के बराबर है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -m1। हाँ, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -1/m1 हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। अब आपने नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया है। अब नॉर्मल का स्लोप निकालने के बाद अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट की ज़रूरत रहेगी, और ये पॉइंट पता चलते ही आप नॉर्मल की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको मिनिमम एक पॉइंट चाहिए होगा और इसका
स्लोप पता करना होगा। अगर नॉर्मल का स्लोप नहीं दिया है कोई टेंशन की बात नहीं है, आप टेंजेंट का स्लोप निकालो और फिर उस टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप निकाल लो यूजिंग दिस आइडेंटिटी दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। सही है, ठीक है, ओके, ये चीज हो गई। उसके बाद हाँ, अगर कोई टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो उस केस में क्या होता है? अगर कोई टैंजेंट, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक टैंजेंट है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस कंडीशन में कंडीशन क्या होती है? स्लोप 0 के बराबर होता है। वेरी गुड। सो इफ अ टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस केस में dy बाई डी एक्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है अगर एक टैंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के तो उस केस में क्या होता है बताइए? टैंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर एक टैंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा बताइए? स्लोप जो होता है dy बाई डी एक्स वो इन्फिनिटी हो जाता है। वेरी गुड। सो उस केस में dy बाई डी एक्स जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि dx बाई डी वाई विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया भाई? dy बाई डी एक्स अगर 0 के बराबर है तो 0 को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सही है। सो dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी के बराबर होता है। अब ये इन्फिनिटी तो कंडीशन कहीं लगती नहीं है, लेकिन आप ये वाली कंडीशन जरूर लगा सकते हो कि dx बाई डी वाई जो है वो 0 के बराबर होता है। सो इन केस इफ अ टैंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस इन दैट केस dx बाई डी वाई विल बी इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो जल्दी बताइए। यस, क्लियर है? सही है, यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, इफ अ टैंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, क्या हो गया भाई ये? चलो, इफ अ टैंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस मतलब है वो एक्स एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रही है और वाई एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रही है। सो लेट्स से ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, दोनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रही है एक टैंजेंट, तो उस केस में क्या होता है? सो इफ अ टैंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस इन दैट केस आपकी जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है वो ±1 के बराबर होती है। सो dy बाई डी एक्स जो होता है वो ±1 के बराबर होता है और यहाँ पे जो एंगल होता है बेसिकली वो tan 45 डिग्री बन रहा होता है। अब ये ±1 कैसे आता है समझिएगा। सो अगर लाइन इस तरीके से बनी है तो इस केस में ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा और ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। सो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो इस केस में आपका आंसर आएगा 1। अगर ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, अब यहाँ पे क्या होगा? इसको हमने एक्स एक्सिस को इधर बढ़ा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने एंगल लिया ये एंगल 45 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो अब ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ बताइए? 180 माइनस 45 दैट इज 135, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो एंगल होगा वो 135 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग इसके स्लोप की वैल्यू निकालेंगे, मतलब tan 135 की वैल्यू निकालेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू -tan 45 विच इज इक्वल्स टू -1। तो अगर लाइन इस तरीके से बन रही है, ठीक है, तो उस केस में अगर ये लाइन इस तरीके से बन रही है एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, देन इन दैट केस जो आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो +1 के बराबर आएगी। लेकिन अगर लाइन इस तरीके से बन रही है, इन दैट केस जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो -1 के बराबर आएगी। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों कंडीशंस लिख दिए हैं कि इफ अ टैंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, इन दैट केस dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-1 के बराबर, क्योंकि दो केसेस बनेंगे, एक केस इस तरीके से और एक केस इस तरीके से। एक केस बनेगा अपहिल वाला जिसमें आप पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, दूसरा केस बनेगा डाउनहिल वाला जिसमें आप पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं समझ आया। आयुष नहीं समझ में आया? इसका यूज़ कैसे होगा? इसका यूज़ क्वेश्चन में होगा बेटा, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें यूज़ पता चलेगा।
बाहर की तरफ छोटा एंगल कैसे होगा? बाहर की तरफ छोटा एंगल कैसे होगा? अच्छा, उल्टा उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। बाहर की तरफ छोटा एंगल ऐसे हो जाएगा कि ये वाला एंगल अगर 45 हो जाएगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 135 डिग्री, और ये वाला एंगल अगर 45 हो जाएगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 135। ठीक है, भावनाएं वही हैं, बस एंगल अलग अलग है। अंदर वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल 45 है तो बाहर वाला एंगल 135 हो जाएगा। इसमें अगर अंदर वाला एंगल 45 है तो बाहर वाला एंगल, सॉरी, ये वाला एंगल अगर 45 है तो इसमें बाहर वाला एंगल 135 हो जाएगा। दैट्स इट, बस यही फ़र्क पड़ेगा। सी एंड डी की 2 क्लास अपलोड नहीं किए हैं क्या? एक क्लास अपलोड नहीं हुई है, दूसरी सेकंड क्लास अपलोड नहीं हुई है। हाँ, सेकंड क्लास अपलोड नहीं हुई है, बाकी अपलोड हो गई हैं। 45 इज लुकिंग ऑप्ट्यूस, नहीं नहीं 45 इधर आ जाएगा, 45 अंदर वाला हो जाएगा और ये बाहर वाला 135 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। हाँ भाई, इसके बाद हाँ, एंगल बिटवीन टू टैंजेंट्स, दो टैंजेंट्स के बीच का एंगल, दो टैंजेंट्स के बीच का एंगल। या एंगल बिटवीन लाइन L1 जिसका स्लोप है M1 एंड लाइन L2 जिसका स्लोप है M2। सो अगर हमको दो लाइंस दिए हैं L1 और L2, लेट्स से दिस इज L1 एंड लेट्स से दिस इज L2, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा दिया है और ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो ये एंगल का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई? सो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ये फॉर्मूला होता है दो लाइंस के बीच के एंगल का। सो अगर एक लाइन है L1 जिसका स्लोप है M1, एक लाइन है L2 जिसका स्लोप है M2, इस केस में अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल की बात करें, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, वेयर M1 M2 आर द स्लोप ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है, ये भी ज़रूर लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं? ये भी आपने पढ़ा हुआ है सब। ऑर्थोगोनल कर्व्स पढ़ा है आपने। ऑर्थोगोनल वाला एक क्वेश्चन भी कराया था जिसमें आता था k की वैल्यू +-1 आती थी। ऑर्थोगोनल कर्व्स मॉड के अंदर है, हाँ बेटा मॉड के अंदर है। ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं सर? M1 को M2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ इसीलिए मॉड लगाया है। M1 को M2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, इसीलिए मॉड लगा है यहाँ पे। आपको नहीं पता कि आप M1 किसको ले रहे हो, M2 किसको ले रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे मॉड लगा दिया कि जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। सर ये एंड के बाद क्या लिखा है? L2, एंड के बाद लिखा है L2, लाइन L2 जिसका स्लोप है M2, लाइन L1 स्लोप M1, लाइन L2 स्लोप M2। ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं पता है? ऑर्थोगोनल कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दो कर्व्स जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। सो ऑर्थोगोनल कर्व्स होते हैं वो कर्व्स जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे कट करने वाले दो कर्व्स कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल प्रूफ करने को आएगा तो आपको वहाँ पे प्रूफ करना है कि वो दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है एक कर्व ऐसे बना है और एक कर्व ऐसे बना है। यहाँ से जो टैंजेंट पास हो रही है, अलग कलर से कर लेते हैं, यहाँ पे जो टैंजेंट पास हो रही है वो एक ऐसी टैंजेंट है और यहाँ से जो टैंजेंट पास हो रही है वो ऐसी टैंजेंट्स हैं। तो ये दोनों टैंजेंट्स हैं। अब समझिएगा, अगर दो कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उन पे बनने वाली जो टैंजेंट्स होंगी वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगी। मतलब ये जो दोनों टैंजेंट्स बन रही हैं, लेट्स से दिस इज टैंजेंट 1 एंड दिस इज टैंजेंट 2, तो ये दोनों जो टैंजेंट्स होंगी ये आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। सो अगर दो कर्व्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे बनने वाली जो टैंजेंट्स होंगी वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। समझ में आया कि नहीं आया?
दो कर्व्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों कर्व्स पे बनने वाली जो टैंजेंट्स होंगी उस पॉइंट पे, वो दोनों टैंजेंट्स भी कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है भाई? प्रूविंग कैसे आएगी? प्रूविंग नहीं आएगी भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार। एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रूविंग कैसे दे देंगे भाई? दीपांशु क्या पी के सोए थे? स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, यस करेक्ट, सही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की। मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात कर लेते हैं। सो मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा और मिनिमा। सो मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा का मतलब होता है अगर हमको एक ग्राफ दिया है, एक फंक्शन दिया है कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो इस फंक्शन की लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज y1, तो एट पॉइंट x1 y1 ये जो फंक्शन है ये सबसे बड़ी वैल्यू देगा और इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं मैक्सिमा। सो कोई भी फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू समथिंग, f(x) इज इक्वल्स टू समथिंग, कोई भी वैल्यू दी हुई है, हमको फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू होगी, यहाँ पे लेट्स से y की वैल्यू है 1 के बराबर, यहाँ पे y की वैल्यू है 2 के बराबर, यहाँ y की वैल्यू है 3 के बराबर और यहाँ पे y की वैल्यू है लेट्स से 20 के बराबर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है x1, इस पॉइंट पे x1, y1 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कौन सा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? सो यहां से हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा विल बी एट x1, y1, और x1, y1 पे जो हमको f(x1) की वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी नोन एज द मैक्सिमा। जो हमको इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हम लोग कहलाएंगे इस फंक्शन का मैक्सिमा। तो मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली मिनिमा की अगर बात करें तो मिनिमा के केस में भी यही होता है। सो लेट्स से ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन में यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू आ रही है लेट्स से 20, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू आ रही है 18, x इज इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू आ रही है 14, x इज इक्वल्स टू a पे y की यहाँ पे वैल्यू आ रही है लेट्स से 1, ठीक है। इससे राइट साइड अगर आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 पे y की वैल्यू आ रही है 4, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे x a के बराबर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू मिल रही है लेट्स से 1। तो ये जो पॉइंट है x a, y, जहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन की लेट्स से विच इज 1, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आप फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो मिनिमम वैल्यू रिटर्न कहाँ करेगा? मिनिमम वैल्यू रिटर्न वहां करेगा जब इसका शेप कैसा बन रहा होगा, जब इसका शेप बन रहा होगा कटोरी की तरह, ठीक है, कटोरी की तरह नीचे ट्रफ वाला बन रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का शेप बन रहा होगा। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, उसी को कहते हैं मिनिमा। तो जो मिनिमम वैल्यू मिलती है उसको मिनिमा कहते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसको मैक्सिमा कहते हैं। जिस पॉइंट पे मिलती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। एमसीक्यू में प्रूविंग नहीं आएगी दीपांशु, बहुत बढ़िया, सही है। सो इसको मैक्सिमा और मिनिमा का केस रहता है। अच्छा, मैक्सिमा का केस क्या होता है? मैक्सिमा के केस में होता है जब f'(x) इज लेस देन 0, तो वो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करने पे अगर फंक्शन लेस देन 0 दे रहा है, अगर f'(x) लेस देन 0 है तो उस केस में आपको पॉइंट मिलता है मैक्सिमा का, और अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 है तो वहां पे जो आपको पॉइंट मिलता है वो आपको मिलता है मिनिमा का। उल्टा होता है, समझना, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा मिलता है और लेस देन 0 पे मैक्सिमा मिलता है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव। तो इसको लिख लीजिएगा, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? f'(x) इज लेस देन 0, नेगेटिव, और जब f'(x) ग्रेटर देन 0 होता है पॉजिटिव, तो उस केस में आपको क्या मिलता है? मिनिमा मिलता है, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो?
यस 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 भाई, कोर्स में 250 बच्चे हैं, आते 54 बच्चे हैं, बाकी 200 बच्चा सो रहा है या 200 बच्चा हार मान चुका है। कैसे चलेगा ये सब बताओ। लाइव क्लास का कोर्स है, सब रिकॉर्डेड के मजे ले रहे हैं। फिर तो हम रिकॉर्डेड ही क्लास लॉन्च कर देते ना, रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कर देते, बढ़िया सस्ते में हो जाता काम। सर मिनिमा बता दीजिए। खुशी, हाँ बेटा मिनिमा देख लो फिर से। मिनिमा की कंडीशन देखो खुशी। लेट से इस तरीके का कोई फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स हैं। लेट से दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे x1 है और इसका कोऑर्डिनेट y1 है। एक पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है और इसका कोऑर्डिनेट y2 है। एक पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट x3 है, इसका कोऑर्डिनेट y3। मिनिमा से मतलब समझ में आना चाहिए आपको, मिनिमम, राइट। तो इस फंक्शन पे जब हम अलग अलग पॉइंट्स लेंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो इन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे हमको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। ये फंक्शन हमको अलग अलग वैल्यूज देगा, राइट। अब मिनिमा का मतलब क्या है? मिनिमा का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन हमको मिनिमम वैल्यू दे रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स ए और इसके करस्पॉन्डिंग में जो y है वो है वाई ए के बराबर। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे फंक्शन हमको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा मतलब क्या है? x की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे y की वैल्यू मिनिमम होगी, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये जो वाई ए की वैल्यू है, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमा। ये जो y की वैल्यू हमको रिटर्न हो रही है एट x इज इक्वल्स टू ए, एट x इज इक्वल्स टू ए, जो हमको y की ये वैल्यू मिल रही है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं मिनिमा, मिनिमम वैल्यू। तो इस पूरे फंक्शन में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? जब फंक्शन सबसे ज़्यादा, जहाँ पे फंक्शन सबसे ज़्यादा स्टीप है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। क्योंकि इसके नेबरहुड पे देखें, इसके लेफ्ट साइड पे देखें और इसके राइट साइड पे देखें, तो y की सारी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, कम नहीं है। मिनिमम वैल्यू यहीं पे है, तो इसको मिनिमा कहते हैं। अभी क्लियर हुआ? मजबूरी में मैथ्स लेने वाले लोग, अबे मजबूरी में 200 आदमी मैथ्स कैसे ले सकता है? आप ही तो बोले अभी की प्रूविंग आएगी। अबे प्रूविंग नहीं आएगी, ये हमने कब का प्रूविंग आएगी भाई? वो लोग रात में बाबू से बात करते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं क्लास के टाइम पे। क्या बात है यानवी, एक्सपीरियंस शेयर कर देती हो तुम कभी ना कभी। सर 50 सीट्स पक्की महेश्वरी क्लासेस से, क्या बात है भाई। रिकॉर्डेड चेक करना दीपांशु। अरे नहीं भाई दीपांशु, अगर हमने बोला तो भाई गलती से बोल दिया, सॉरी, माफ़ करना। प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे यार, एमसीक्यू में प्रूविंग कैसे आ सकते हैं? कॉमन सेंस वाली बात है। ये यहीं वाले आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। इसलिए कल यानवी भी नहीं उठी थी, दृष्टि एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। चलो भाई सही है। इसके बाद लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोलीज थ्योरम, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सर ने आपको बता दिया था। तो अभी आपके यहाँ पे शुरू करते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं। तो आप लोग को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, आ गई। ऋतिक सर आपके आने वाले हैं और ऋतिक सर आपको जोश से भर देंगे और क्वेश्चंस कराएंगे। तो आई होपफुली आप मोटिवेटेड भी फील होंगे। ये बताओ, क्वेश्चन तो अभी मैंने इस पर डाले ही नहीं है, नहीं डाले ना? ठीक है। तो भाई ऋतिक सर को बुला रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, पर्दा गिराते हैं और फिर ऋतिक सर आएंगे। तो पर्दा गिरा रहे हैं और ऋतिक सर आ रहे हैं। डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स। दृष्टि इतना कैसे समझती है मेरे को तू? प्यार है बस, दोनों का एक ही प्यार तो नहीं है। चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ, अरे तो उसने शीट तो बनाई हुई है। हाँ जी, आ रहे हैं बस, बस आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये है ना? अच्छा,
अरे पर्दा गिरा है रे। हाँ भाई, पर्दा उठने वाला है और सर आने वाले हैं। अंधेरा कायम रहे, हम क्या देख सकते। ओके, इसमें देख लें क्वेश्चंस कौन से हैं। हाँ, मेरे कुछ टाइम होने पे करा जाएगा वो। ओके हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो मैं उठ गया था जल्दी, ऐसा नहीं सोचना कि मैं भी बिजी था, उठ गया था बस। बढ़िया भाई बढ़िया, सब, सबको गुड मॉर्निंग। अरे थैंक यू भाई। अभी भाई 0522 था और ये 7268 भाई, अपना नाम बताना, ये कौन है? इतना अंधेरा, इतना की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया 2 मिनट के लिए। बेटा 2 मिनट के लिए, सच में। सुप्रभात बेटा, सुप्रभात। म्यूट तो नहीं ना? हाँ म्यूट नहीं है। अच्छा भाई हर्ष, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं। फिर से रोगे तुम लोग, सो रोने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है। हाउ मेनी tangents आर पैरेलल टू द एक्सिस फॉर दिस कर्व? सो tangents जब पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है? अभी यश सर ने बस 2 मिनट पहले बताया है कि अगर tangents पैरेलल होंगी तो कंडीशन क्या होगी, जल्दी से बता दो बेटा। इक्वल कहाँ से होंगी? कितनी tangents पैरेलल हैं इस कर्व के? अब ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ इस तरीके से लेट से कर्व मिलेगा। अब इसमें कितनी tangents हैं जो x एक्सिस के पैरेलल हैं, पैरेलल टू द एक्सिस फॉर द कर्व? कितनी tangents x एक्सिस के पैरेलल हैं? अब बता दो भाई। कहाँ तुम m1 माइनस m2 पे जा रहे हो यार? 3 1 3 सब तुक्का मार, सब तुक्के मार रहे, देख लो। अभी यश सर ने क्या बताया भाई कि tangents पैरेलल होने की एक कंडीशन है। एक कंडीशन कौन सी है? कि जो तुम्हारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो 0 होगी। कैसे? अगर यहाँ पे तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस कर्व पे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरीके से कर्व बनेगा। अगर आप इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तभी होगी जब इसका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी कि tan थीटा ये भी 0 होगा। tan थीटा का मतलब क्या होता है भाई? dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो यही तो हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। सो ये कंडीशंस याद रखो डायरेक्टली, कि बार बार तुमको बनाने की जरूरत ना पड़े। तो टेंजेंट्स पैरेलल है, इसका मतलब ये कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होगी। गॉट इट? विच एक्सिस? अब इसमें तुम कितनी टेंजेंट्स पैरेलल बना सकते हो बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट बनेगी? अभी बना के दिखाओ। बी, सब आंसर बी दे रहे हैं। 2, चलो देखते हैं 2 ए भाई एक ही। अब ये इक्वेशन थोड़ी ना ऐसे हो सकता है, ऐसे बनाओ क्वाड्रेटिक कर्व। मतलब अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तब तो चलो बन जाती, लेकिन ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा, पॉजिटिव है, ऊपर साइड रहेगा। सो अभी ग्राफ के में नहीं जाएंगे, बिकॉज मुझे मालूम है तुम लोगों ने ग्राफ कभी देखे भी नहीं है, ढंग से पढ़े भी नहीं है। सो टेंशन नहीं लेने का, जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे करते हैं, विच इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो भाई जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा तो y हमें दिया है, तो dy बाई डी एक्स निकालो। सो व्हाट इज dy बाई डी एक्स हियर? आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। सो डिफ्रेंशिएट जब करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे 2x माइनस 4। अब यहाँ पे ऐसे समझो, x की तुम कितनी वैल्यूज रख सकते हो कि ये इक्वेशन 0 बन जाए? x की तुम कितनी वैल्यूज रख सकते हो इसमें कि ये इक्वेशन 0 बन जाए? अब बताओ आंसर क्या होगा? एक ही रख सकते हो ना भाई, 2 रखोगे तो ये 0 बनेगी। सो एक आंसर है। तुमसे पूछा है हाउ मेनी टेंजेंट्स, यानी हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। इजी, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, ना कि सी ना कि बी। तो आंसर इज ए। चलो, थोड़ा सा बत्ती लेट चलती तुम लोगों की, लेकिन जल जाती है, इस बात की मुझे खुशी है। समझ में आया? बढ़िया है, मैंने बोला ही था। हाँ तुमने बोला ही था हर्ष, समझ गए, वेरी गुड। सो इजी क्वेश्चन था, याद रखो टेंजेंट जब भी पैरेलल पूछी जाएगी dy बाई डी एक्स को 0 बनाना है,
ठीक है, dy बाई डी को 0 बनाना है। अब यहाँ पे dy बाई डी 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू 2 होगी। अब यहीं पे अगर x क्यूब होता, मतलब कुछ इस तरीके का कर्व बनता, इस कर्व को इरेज करते हैं, तो मैं सजेस्ट तुमको ये करूँगा कि कुछ ग्राफ पे फोकस करो यार, ग्राफ व्राफ बनाना सीखो। अगर इस तरीके से इक्वेशन होती, तब कितने टैंजेंट्स पैरेलल होते कर्व पे, तब कितने टैंजेंट्स पॉसिबल थे। तो देखो एक टैंजेंट यहाँ बन सकता था और एक टैंजेंट यहाँ बन सकता था, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो ये कैसे आता, लेट्स से इसकी इक्वेशन जो है तुम्हारी वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से दिया होगा। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 सो ऑन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, x की कितनी वैल्यूज आएंगी यहाँ से, x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो क्वाड्रेटिक के लिए जनरली एक टैंजेंट बनेगी, क्यूबिक इक्वेशंस के लिए 2 टैंजेंट्स, बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, एक। कैसे, ग्राफ से देखकर बताएंगे कैसे, नहीं वंशिका ग्राफ से नहीं देखना, वो तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफ करना सीखो, ग्राफ तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान कर देंगे चाहे जो भी हो। सो यहाँ पे देखेंगे कैसे, देखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स को पैरेलल बोला गया है, तो dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। तो इसका हमने dy बाई डी एक्स निकाला और ये देखा x की कितनी वैल्यूज इस पूरे को 0 बना रही हैं। तो इकलौती एक वैल्यू पॉसिबल है x की जो इसको 0 बना रही है, dy बाई डी एक्स को 0 बना रही है। ओके सर x की हाईएस्ट पावर से एक कम होगा, यू कैन से दैट, बट हमेशा ये चीज नहीं होती है, इसीलिए ये भी करना जरूरी होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया बच्चों। अब जैसे तुमने बोला कि x की पावर से एक कम होती है, तो उसका मैं एक एग्जांपल अच्छा देता हूँ। आज एग्जांपल खेल लें, क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं तो मजे से करेंगे, टेंशन ना लो। सो देखो, अगर तुमने कोई भी क्यूबिक इक्वेशन बनाई और क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी, लेट्स से इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पे जो पावर होगी वो 4 हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारी पावर होगी वो 4 होगी, इस इक्वेशन की जो पावर होगी वो 4 होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन है x की पावर 4 पे। लेकिन जो टैंजेंट्स बन रही है, देखो 2 कॉमन टैंजेंट है, यहाँ पे भी एक कॉमन टैंजेंट बन रही है, सो 2 ही टैंजेंट्स तो बन रही हैं। सो बेसिकली ये आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, आपको dy बाई डी एक्स निकाल के देखना पड़ेगा x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। हाँ, ग्राफ एक अच्छा मीडियम जरूर होता है समझने के लिए, तुम्हें बस यहाँ dy बाई डी एक्स यूज करना था, इसको समझो, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका कई जगह पूछा जाता है, स्पेशली आपके जो मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका आईपी मैट हो गया, आपका कैट हो गया। तो बहुत इजी, बहुत, हाँ डायरेक्टली कैट में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ आईपी मैट में डायरेक्ट दिया जा सकता है, कैट में थोड़ा घुमा फिरा के आता है, DILR में आता है, तो इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। क्लास विल बी टिल 9:30, नहीं भाई जब तक आपका मन तब तक ले लेंगे, क्या दिक्कत है, लग रहा है बीच बीच में। कैट कब देते हैं बेटा, कैट आप ग्रेजुएशन के बाद देते हो, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, फॉर PGDM प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मैनेजमेंट, तो उसमें देते हो। कैट का बेसिकली ये होता है कि आपको अच्छे IIMs मिलते हैं, तो जो आप एग्जाम दे रहे हो उसका बाप है कैट। तो अगर CUET आप क्रैक कर लेते हो, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, वो तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप उस पैकेज में संतुष्ट नहीं हो, जैसे बहुत लोग नहीं होते, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप कैट का एग्जाम दो, आपको मिलेंगे IIMs। सो IIMs भाई होली ग्रेल है, मतलब इंडिया में कॉलेजेस के लिए। अब ये समझो कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, इसके बच्चे अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के MBA करने जाते हैं फ्रॉम IIMs। सो बहुत बड़ी चीज़ है कैट। दिव्यांशी, यू शुड नेवर टेक अ ड्रॉप, मत लो भाई। आईपी मैट अगर तुम देते हो तुम्हें IIM इंदौर मिलेगा, दैट्स अ गुड IIM, ठीक है, लेकिन अगर तुम कैट देते हो तुमको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड और इंदौर, कुछ भी मिल सकता है। आशु, पूरे दिन ले लो क्लास, क्यों बेटा, मेरे को और कोई काम नहीं है, इतना मत करो यार, ठीक है 1-2 घंटा चलता है, ड्रॉप कभी मत लेना, ये मेरी सलाह है तुम्हें, नेवर टेक अ ड्रॉप हियर। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। What is the value maximum value of xy with respect to the line x plus y is equal to 8? अब ये क्वेश्चन हम लोग 8वीं 9वीं क्लास में करते थे, जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ना शुरू किया था, आई गेस 9th में शुरू किया था, तब हम लोग इस क्वेश्चन को करते थे। क्या कहते थे कि भाई अगर बताओ हमारे पास 2 नंबर्स हैं x प्लस वाई, उनकी वैल्यू 8 है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, उनका प्रोडक्ट
मैक्सिमम कब होगा या उसकी प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक रूल ऑफ थंब बताता हूँ कि जो भी नंबर होंगे उनको अगर आप इक्वली स्प्लिट करोगे तब वो मैक्सिमम वैल्यू देंगे। जैसे कि x प्लस वाई 8 है तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 है, ये 8 बन रहा है, और 4 4 आपका 16 भी बन रहा है, तो यहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी। तो एक चीज तो आपको ये मिलेगी, तो आंसर 16 होगा, इसका डायरेक्टली आप लिख सकते हो, लेकिन कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ। देखो, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई की y की वैल्यू होगी 8 माइनस एक्स, यही लिख लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये ज्यादा बेटर है। सो y की वैल्यू होगी 8 माइनस एक्स। अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई, और y की वैल्यू रिप्लेस कर दो किससे, 8 माइनस एक्स से, और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिला। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, हम f डैश x निकालते हैं। लेट्स से तुम्हारा ये फंक्शन है fx, ये तुम्हारा फंक्शन है fx। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, सो f डैश x निकाल लो, तुम्हें मिलेगा 8 माइनस 2x, यही मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा। अब इससे x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर वैल्यूज ऑफ x, फॉर वैल्यूज ऑफ x निकालने के लिए हमेशा क्या करना, हमेशा f डैश x को 0 के बराबर रखना। अब f डैश x को आपने 0 के बराबर रखा तो आपको यहां से मिलेगा 8 माइनस 2x की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू 4। अब अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 4 हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी x y की, 4 4 जा 16। तो ये प्रॉपर तरीका होता है, और शॉर्ट ट्रिक मैं तुमको पहले ही बता दी, ये मन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मिनिमम होता तो बेटा, मिनिमम होता तो 8 प्लस 1 कर, ये 7 प्लस 1 कर लो, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ऐसा कुछ है नहीं, मिनिमम इसका तुम अलग तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पे मिनिमम आएगा नहीं, आई गेस। मिनिमम वैल्यू आप रख के देख सकते हो, देखो क्या क्या आ सकता है आपका मिनिमम, आ सकता 8 प्लस 0, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 प्लस 0, 7 प्लस 1, 6 प्लस 2, 5 प्लस 3, एंड आपका यहाँ पे 4 प्लस 4 होता है, एंड देन उल्टा रिपीट होने लगता है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई की वैल्यूज़, यहाँ पे मिनिमम कब मिल रहा है, मिनिमम हमें मिल रहा है जब 7 1 6 2 5 3 ये यहाँ पे 8 इंटू 0 पे 0, मिनिमम वैल्यूज़ की 0 हो सकती है। गॉट इट? पहले वाले का प्रोडक्ट है 8 इंटू 0, तो वो मिनिमम वैल्यू आपकी हो सकती है। सो मिनिमम हमसे पूछा भी नहीं गया और निकालने को आएगा भी नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको 4 मिल गई। गॉट इट? x4 y4 प्रोडक्ट 16। सो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और हलवा क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से भाई, क्या होगा? ट्रिक ही यूज करेंगे, जो तुम्हें यूज करना है यशवर्धन, नॉट अ प्रॉब्लम। कैट का फॉर्म निकल गया सर। बेटा कैट का तुम नहीं दे सकते हो, यू हैव टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम BA BCom BSc वट एवर यू वॉन्ट टू डू, पहले वो कर लो, बीटेक वीटेक जो करना है पहले कर लो। कैट का आप पोस्ट ग्रेजुएशन देते हो, वो ग्रेजुएशन नहीं है आपका, ग्रेजुएशन एक बार हो जाता है तब आप कैट का फॉर्म देते हो, समझे? या लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में। वंशिका, सबको लैग हो रही मेरी ऑडियो से? वंशिका को ए, दिव्यांशी वाह बेटा, A B शाबाश, A भी सर कर लो, B भी कर लो, जो आपको करना है कर लो, मार्क कर लो, हम A और B बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे, ऐसा कुछ। हाँ बेटा CUET इजी है, कैट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। यानवी मजाक, गलत बात, ऐसा मजाक नहीं करते। ABCD, चलो ABCD में जो मार्क करना है करो, फिर -1 लाओ, आगे बढ़ जाओ। एनीवेज इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो क्या होगा, ज्यादातर बच्चे B बोल रहे हैं और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे सही है। अब e की पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कैसे होता है? e आपका एक कांस्टेंट होता है, आपको मालूम है इसकी वैल्यू 2.713 ये होती है, दिस इज नोन एज ऑयलर्स नंबर, नाम तो सुना ही होगा। ये जो हम e लेते हैं दिस इज नोन एज ऑयलर्स नंबर, स्पेलिंग o से शुरू नहीं होती, e से होती है, दिस इज प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ऑयलर्स नंबर, EULER'(S), तो इसको हम लोग ऑयलर्स पढ़ते हैं, इट्स अ ग्रीक नेम। IP मैट और कैट को कंपेयर करें तो IP मैट, अब तुम इसको कंपेयर करो तो तुम कंपेयर कर रहे हो बेसिकली क्लास 1 को और क्लास 12 को, ये है। टेल समथिंग अबाउट ऑयलर।
मेरा चाचा नहीं था, बाकी अभी नहीं मालूम। ठीक है, सो ऑयलर के बारे में मुझे इतना नहीं पता, इज अ मैथमेटिशियन इतना पता है। उन्होंने इस कांस्टेंट की खोज की तो ये पाया कि इट्स अ वेरी यूनिक कांस्टेंट फाउंड इन लाइक इन वेरियस थिंग्स इन नेचर ऑल्सो। सो इसलिए उसको एक कांस्टेंट दिया, जस्ट लाइक पाई, नाम दिया, जैसे पाई की वैल्यू 3.141 एंड सो ऑन होती है, वैसे ऑयलर नंबर की भी ये होती है। सो जब कंपाउंड इंटरेस्ट तुम करते हो, अब ज़्यादातर आप लोग आगे पढ़ोगे जाके, जैसे कि अगर मैनेजमेंट कोर्सेज में जाते हो, सो ये ई आपका बड़ा अच्छा साथ देगा। कैसे देगा वो अब आगे देखना। अब यहाँ पे ई एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा, क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका रीज़न देखो। अब कोई भी वैल्यू लो ई की, वो हमेशा इस तरीके से जाएगा, ये है, ये इसका प्रॉपर ग्राफ है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तुम्हारे पूरे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अभी यश सर ने बताया, आप कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे यहाँ पे मानो मैं 1 रखता हूँ, e की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगा। अब e का स्क्वायर करता हूँ तो 2.7 का स्क्वायर कहीं पे इस तरीके से यहाँ पे आएगा। सो ऐसे ऐसे वैल्यूज बढ़ते रखते जाओगे, वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, देयरफॉर ex इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट? अकाउंट्स क्लास ना बेटा, भी है अकाउंट्स में टाइम। सी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग जो है भाई, वो कैट इज बेटर टू गेट इनटू IIM, बिकॉज IP मैट से आप क्या करते हो, आप BBA प्लस MBA करते हो, इंटीग्रेटेड कोर्स। लेकिन जो IIMs का फ्लैगशिप कोर्स होता है, दैट इज प्रॉपर MBA जनरल मैनेजमेंट जो होती है। सो दैट उससे आपकी सैलरी अच्छी लगती है, अराउंड 30 लाख 40 लाख रुपीज़। एंड ये फिगर्स हैं इंडिया के, ये लेटेस्ट फिगर ऐसे नहीं, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ। आप कभी भी कैट की उसकी वेबसाइट पे जाओ, IIMs की वेबसाइट पे जाओ, उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, यू विल सी कि उनकी जो सैलरी पैकेज होता है 32 लाख 45 लाख ऐसे होता है। वेयर एज जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं उतना हाई नहीं होता है, बट इट्स नॉट दैट हाई, इट्स लाइक जस्ट डबल है यार। सो आई वुड से ग्रेजुएशन कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप MBA देना चाह रहे हो तो सिर्फ IIM से करना, कहीं से भी फालतू यूनिवर्सिटी से MBA का भी मत करना। भले मत करो MBA, दैट इज़ फाइन, बिजनेस खोल लो घर पे, लेकिन फालतू जगह से MBA मत करना, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। भाई आईवी लीग की तो बात ही अलग है यार, हार्वर्ड इज द होली ग्रेल ऑफ इट। दिव्यांशी मिलेगा यार, ऐसा क्यों सोचते नहीं मिलेगा? डोंट हैव एनी बैकअप, मिल जाएगा, हैव फेथ, मिल जाएगा। इसका आंसर ये आएगा, ये हमने तुम्हें ग्राफ से बताया, वैल्यूज रख के बताया, लेकिन इसको प्रॉपर करने का तरीका क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। सर ने क्या बताया था भाई, इसका आपको ये fx दिया हुआ है और ये वैल्यू आपकी है e की पावर x, आपको f डैश x निकालना है। सो f डैश x में क्या आ रहा है, ये भी e की पावर x आ रहा है। सो अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, अगर आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है, सो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब x की आप कोई भी वैल्यू रख के देखो, हमेशा ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स इज अ कॉम्बो ऑफर, सबका अपना व्यू अलग होता है बेटा। अगर आपको करना है तो इट्स अ गुड ऑप्शन, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इज अ बेटर ऑप्शन, CUET से इज अ बेटर ऑप्शन IP मैट है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। आई गेस फॉर्म्स अभी आए हैं, चल रहे होंगे। कनाडा जाके पढ़े, SRCC MBA के लिए कैसा है? अच्छा है बेटा, काफ़ी अच्छा है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था इससे ऐसे ही यूट्यूब पे, तो उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि उसकी जो फीस है अराउंड SRCC की पूरे MBA प्रोग्राम की अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ है, और उसका प्लेसमेंट 8 से 9 लाख रुपए है। तो अगर आपको उतना अच्छा लगता है तो यू कैन गो फॉर इट, बट आई वुड से कि FMS जाओ। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही कुछ करना है तो FMS में जाके करो। इसकी जो पूरे MBA की फ़ीस है 2 लाख रुपए है, पूरे 2 साल की फ़ीस 2 लाख रुपए है, और अच्छा प्लेसमेंट लगता है अराउंड 25 लाख 30 लाख रुपए का। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो FMS से अच्छा कोई कॉलेज नहीं है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है ये MBA के लिए, आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अभी तो आप सोचो भी मत, क्योंकि होगा ही नहीं। MBA होता है कैट से, हाँ MBA होता है कैट से। सर कैट से इंजीनियरिंग कर सकते हैं? नहीं बेटा, तुम उससे डॉक्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हर एग्ज़ाम अलग अलग बना ना, कैट सिर्फ मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए होता है, इट्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तीन साल बाद आपसे ही पूछेंगे किस कॉलेज में करें। हाँ हाँ पूछ लेना यार, हम तो यहीं हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, या मे भी हम भी मिले कहीं तुम्हें, क्या पता। चलो यहाँ पे देखो, एट एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन fx द tangent टू द कर्व इज व्हाट। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, चलो बातें ना मारो, आंसर बताओ।
At an extreme point of a function, the tangent or to the curve is what? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप जा सकते हैं. शाबाश. पैरेलल टू एक्सिस, कौन सा एक्सिस? हलवा एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस? इट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. एंड हाँ, यही आंसर होगा आपका ए आंसर. पैरेलल टू एक्सिस, जब वो एक्सिस बोल रहे हैं पैरेलल, यानी कि हम एक्स एक्सिस की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आपका जो dy बाई डी एक्स होता है वो 0 होता है. ठीक है, ए आंसर होगा. हाँ, सही आंसर है. गुड, गॉट इट. समझ नहीं आया? सर पढ़ाओ ना शुभम सर को 9:30 से. हर्ष को वही बड़ी मजा आ रही है. देखो, एक्सट्रीम पॉइंट्स बेसिकली आपका टर्निंग पॉइंट कहाँ पे होगा? अगर हम इस तरीके से कोई भी कर्व में आते हैं, इस तरीके से, लेट्स से दिस, सो जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स है, जैसे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है जहाँ से टर्न ले रहा है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है. सो अगर यहाँ टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो उसका एक्सिस क्या होगा? एट एक्सट्रीम पॉइंट्स जो टैंजेंट्स होंगे वो किसके पैरेलल होंगे या क्या होंगे? समझ में आया अब क्या बोला गया क्वेश्चन में? आयुष, क्लियर? एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब सबसे ऊपर या फिर सबसे नीचे. गॉट इट? क्योंकि कर्व का ना स्टार्टिंग है ना एंड है. देखो कि जितनी भी तुम पॉलिनोमियल फंक्शन बनाओगे ना, उसकी कोई स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना एंड, क्योंकि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है उसकी एक्स की वैल्यूज. लेकिन ऊपर नीचे की वैल्यू हम लिमिट कर सकते हैं, जिसको हम मैक्सिमम मिनिमा बोल रहे हैं ना. सो इसकी लिमिटेड वैल्यू ये है, इसकी लिमिटेड वैल्यू ये है. तो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके ये वाले हो जाएंगे. ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज दिस. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अब जिसने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है 10वीं में, वो रो सकता है, और जिसने पढ़ा है वो खुश हो सकता है. यहाँ पे आपको देखो, हाँ, मेंसुरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गो एंड रिवाइज द फॉर्मूलाज आफ्टर दिस क्लास. मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज आपको स्फीयर का याद करना है, कोन का याद करना है, एंड सिलेंडर. स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, इट्स अ मस्ट टू लर्न. एंड आपके, हाँ, जिसको कैट में इंटरेस्ट आ रहा है वो भी दे सकता है. ओके, तो मतलब अगर आपको कहीं जॉब करनी है तो कैट इज लाइक मज़ेदार चीज़ है, कर सकते हो. A balloon is pumped at the rate of 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब इसका मतलब क्या है? 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये बोला गया है कि जो वॉल्यूम है पर सेकेंड इतने से इंक्रीज हो रही है. तो ये चीज़ दी गई है. What is the rate at which its surface area increases when its radius is 4 सेंटीमीटर? सो बलून है, पहले ऐसे था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और थोड़ा सा बड़ा हुआ, इस तरीके से वो फूलता जा रहा है, उसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज होता जा रहा है. तो ये चीज़ है. अब इसका जो रेडियस है, ओरिजिनल बलून का जो रेडियस है वो आपका 4 सेंटीमीटर है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. और दो चीज़ें और गिवन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ना भाई, वॉल्यूम कितने टाइम में चेंज हो रही है? 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. क्वेश्चन पढ़ना सीखो. तो इसका आपको दिया है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब आपसे सरफेस एरिया पूछा गया है, तो इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? हमें सरफेस एरिया का चेंज निकालना है. मतलब हमें ये निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हमें ये चाहिए. एट विच रेट, जब रेट की बात करें, हम टाइम की बात करें, यानी डिनोमिनेटर मतलब जो है आपका डिफरेंशियल वो टी होगा, डी टी होगा. तो डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस एरिया अपॉन डिफरेंशिएशन, ये तो ये हमें निकालना है. इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें इसको यूज़ करना है. कैसे यूज़ करेंगे? देखो, जो वॉल्यूम होता है, पहले वॉल्यूम की बात करें. सो वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब. यही होता है. सही लिखा मैंने? ये सर ने टर्म 1 में शॉर्ट्स डाले थे फॉर्मूले के. बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो उससे भी. इसका देखो, वॉल्यूम ये होता है, लेकिन हमें dv बाई डी दिया है. तो dv बाई डी विथ रिस्पेक्ट टू t हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. मतलब अगर लेफ्ट साइड विथ रिस्पेक्ट टू t किया है तो राइट साइड भी विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे. 4/3 एक नंबर है, वो मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएट होगा नहीं. पाई भी एक नंबर है, होगा नहीं. लेकिन r एक वेरिएबल है, क्योंकि r स्टार्टिंग में तो 4 था, लेकिन जैसे जैसे बलून बड़ा होता जा रहा है r इंक्रीज होता जा रहा है. सो यहाँ पे जो r होगा वो क्या आएगा? वो आएगा 3r². इसको डिफरेंशिएट किया, लेकिन ये r था, t तो था नहीं. सो यू हैव टू राइट दिस dr बाय dt.
सो जब भी चेंज इन एरिया या चेंज इन वॉल्यूम होगा तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। टाइम है तो टाइम दोनों साइड रहेगा। अब इसकी वैल्यू आपको दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 3 कट जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 16 आ गया, इंटू डी आर बाई डी टी, इंटू डी आर बाई डी टी। यहाँ से देखो 4 कैंसिल हो जाएगा। सो जो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है दैट इज 1/16 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी। ये चीज़ समझ में आई बच्चों? टाइम हो गया? हाँ बेटा टाइम तो हो गया, बस 1 मिनट खत्म होने वाला है। यहाँ से आपको डी आर बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे डी आर बाई डी टी मिला आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें सरफेस एरिया का चेंज निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो याद होगा सबको, सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा आपका 4 पाई इंटू 2r, और साथ ही साथ क्या आएगा डी आर बाई डी टी। ये होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें यही कैलकुलेट करना था। सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज 4 इंटू पाई इंटू 2r विच इज 2 इंटू 4, और इंटू डी आर बाई डी टी जिसकी वैल्यू आपको दी है 1/16 पाई। तो यहाँ से 4 ये कट जाएगा, एंड ये वाला 4 बाई हटो, ये वाला 4 इससे कट जाएगा, एंड पाई पाई कट जाएगा, तो आंसर बचेगा 2। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आंसर होगा इसका सी पार्ट। जिसको समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, कल मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा, कल समझा दूंगा बेटा, क्योंकि अभी तुम्हारी क्लास है। छोड़ दिया बेटा, छोड़ दिया। एंड जिसको समझ नहीं आया एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, अगर वो भी ना है तो मैं ऑल्दो को समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि आलस में देखो ना, प्लीज़ देख लेना। ओके हाँ बेटा सेक्शन भेज देंगे, अभी अपलोड कर आते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल। हाँ बेटा आज की हो जाएगी, वो रिकॉर्डेड उस दिन की भी थी, बट जहाँ पे स्टोर होता है वो उन्होंने पता नहीं अपलोड क्यों नहीं किया, नो आइडिया। होगा तो बताते हैं। बाय बाय।